सुबह का समय, सूरज की छटाएं शोभा की बालकनी को अपनी स्वर्णिम आभा प्रदान कर रही थी और वह गुनगुने धूप अपने विचार और कल्पनाओं में खोई हुई आनंद ले रही थी। सूर्योदय के उसे मनमोहक दृश्य को वह बड़े इत्मीनान से निहार रही थी और सूरज भी क्षण भर के लिए ठहरा हुआ सा उसके सौंदर्य को निहार रहा था। उस समय ये कहना बहुत ही कठिन था कि उन दोनों में से किसे और किसके सौंदर्य को देखने में ज़्यादा खुशी की अनुभूति हो रही है। वह प्रातः की उस मधुर बेला में खोई हुई अपनी सुंदर कल्पना को साकार रूप देने की कोशिश कर रही थी। शब्दों को तोड़ मरोड़ अलंकारिक रूप देने के उसी उपक्रम के बीच उसके नन्हे बेटे बिट्टू की तोतली बोली ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी। बिट्टू की कोई भी तुतलाती टूटी फूटी बोली उसके दिन भर की मेहनत के बाद खोजे किसी एक अलंकारिक शब्द से उसके लिए कहीं ज़्यादा प्रिय हुआ करती। उसकी तमाम तरह की मेहनत के उपरांत बनी सारी कविताएं उसके केवल एक शब्द माँ के सामने जैसे नतमस्तक सी हो जाया करती। वैसे भी उसका बिट्टू ईश्वर का दिया उसके लिए सबसे प्यारे उपहार के रूप में था और वह सबसे उत्तम रचना भी। बिट्टू ने शोभा की गोद में सिमटते हुए अपनी तोतली आवाज में कहा, मम्मी जी, पापा जी आपको नीचे बुला रहे हैं। शोभा ने अपने बिट्टू को गोद में उठाते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटा जी, पापा जी से कहना मम्मी जी बस थोड़ी देर में आ रही हैं। पापा से यह भी कहना कि किचन में केतली में मैंने चाय बनाकर रख दी है, वे पी ले। फिर थोड़ी देर में मम्मी जी, बेटा जी और पापा जी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाएंगी, ठीक है? ऐसा कहते हुए शोभा अपने नन्हे बिट्टू पर चुंबनों की बरसात करने लगी। उसका बिट्टू उसके चुंबनों से गदगद प्रतिदान स्वरूप उसे कुछ लौटाने की अधीरता से खुसफुसाने लगा। शोभा उसके हाव भाव को भाप गई और उसे अपनी बाहों से मुक्त कर अपने आंचल को ठीक करने लगी। बिट्टू ने उसके गालों पर जब लगातार 3 चुंबन लिए तो उस चुंबन ने उसमें ऐसी सर्द ऊर्जा का संचार किया जो उसे पूरे दिन भर की होने वाली थकान से राहत दिलाने के लिए काफ़ी था और ऐसा लगा जैसे किसी भी तरह की मुश्किलों से निपटने की एक प्रकार सी शक्ति उसे मिल गई हो। बिट्टू को सीढ़ियों के प्रथम पायदान तक छोड़कर वह फिर से उन कल्पनाओं में खो गई जहाँ किसी शब्द को एक पथ पर अधूरे स्वरूप में छोड़ आई थी। उन शब्दों को कुछ कविता का रूप देने की कोशिश बस कर ही रही थी कि अचानक एक कर्कश आवाज ने उसके कलम के लिखने के गति पर रोक लगा दी। शोभा, तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि नहीं? आखिर तुम क्या बताना चाहती हो? क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि तुम कोई महान कवित्री बन गई हो? तुम सिर्फ कल्पनाओं में जीती हो, सच्चाई से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। सुबह से सारे काम पड़े हुए हैं, बाई 3 दिनों से काम पर नहीं आ रही है। मुझे 10 बजे दफ्तर जाना है। दिन भर की भागती दौड़ती दिनचर्या के बीच सुबह सुबह कलम और डायरी पकड़कर बैठ जाती हो। तुम्हें ना तो मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। पवन, बस केवल 10 मिनट, थोड़ा धैर्य रखा करो। कुछ पंक्तियां दिमाग पर कौंधने लगी थी। उन पंक्तियों को यदि मैं डायरी में कोई स्वरूप ना दे देती तो वे फिर कहीं खो जाएंगी। शोभा ने बड़े धैर्य से अपने पति पवन के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। तुम अपनी बकवास बंद करो शोभा, तुम्हें केवल अपनी पड़ी है। तुम सिर्फ अपने लिए जीती हो। अरे 2-4 पंक्तियों के लिखने से कोई कवित्री नहीं बन जाता। और यदि ऐसा ही होता ना शोभा, तो परचून की दुकान वाला भी कवि सम्मेलन में अपनी कविता पाठ किया करता। तुम्हारी तरह चंद पंक्तियां तो आखिर वो भी गुनगुना लेता होगा ना। शोभा, तुम्हें शायद पता नहीं कि ठूंठ पर फूल नहीं खिला करते। एक ही सांस में इतनी सारी उलाहनाएं सुनकर शोभा गुस्से से अपने होठों को कुतरते हुए डायरी को वहीं टेबल पर रख बिना कुछ बोले सीढ़ियों से उतरने लगी। वह अपनी तनी हुई भ्रुकुटी, माथे पर तनाव से उभरी हुई नसों, लंबे बिखरे हुए बालों को जूड़े के रूप में समेटते हुए जल्दी से किचन की ओर बढ़ने लगी। वह शांत थी और जानती थी यह इन छड़ों के लिए एक सर्वोत्तम औषधि है
वास्तव में शोभा प्रातः के वक्त किसी भी प्रकार का तनाव मोल नहीं लेना चाहती थी। वह इस बात से वाकिफ थी कि उसकी थोड़ी भी प्रतिक्रिया न केवल उसके दिन भर की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित करेगी, बल्कि बेवजह की बहसबाजी भी बातों को बढ़ा देगी, जो वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। पिता को बचपन में ही खो देने के बाद उसने अपनी माँ के रूप में एक दैवी शक्ति को बहुत करीब से उस सामाजिक ताने बाने और कुव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करते देखा था, जिसमें एक स्त्री को उसकी हदें बताकर किस तरह उसके कद को बौना करने की कोशिश की जाती है। क्रोध और अपमान के विष को एक कड़वे घूंट के रूप में हलक में ही रोक कर रखने की महारत उसने लड़कपन में ही हासिल कर ली थी। माँ से बचपन में सीखे हुए गुण उसे कई विपरीत परिस्थितियों में बड़ा संबल प्रदान किया करती। यद्यपि वह पूरी तरह संयत थी, लेकिन गुस्से में समेटे जा रहे कुछ कामों से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी और उसकी यह गंभीर त्रुटि उसे समझ भी आने लगी थी। शोभा को जैसे ही इसका आभास हुआ और वह स्वयं पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगी, तभी पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए पवन ने जब मरोड़ने की कोशिश की तो उसके दाहिने हाथ की कुछ चूड़ियां टूटकर बिखर गई। उन्होंने गुस्से से कहा, शोभा तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। तुम अपनी हद में रहो। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब उसकी धैर्य की सीमाएं समाप्त हो गई थी। अपने हाथ को झटके से छुड़ाते हुए कहा, देखो पवन, मैं चुप हूँ। इसका तुम नाजायज फायदा न उठाओ। मेरे धैर्य की हमेशा परीक्षा ना लिया करो। आखिर क्या मिलता है तुम्हें इस तरह की हाथापाई से? तुम यह सब कर आखिर कैसी मर्दानगी दिखाना चाहते हो? अरे सही में मर्द हो तो जाओ, सीमाओं पर जाकर सैनिकों की तरह मुकाबला करके दिखाओ। औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द नहीं होते पवन। और रही बात जहाँ तक तुम्हारे दफ्तर जाने के वक्त तक भोजन तैयार करने की, तो वह मैं रोज ही कर लेती हूँ। उसकी यह तीखी टिप्पणी उसके मर्दानगी को ललकार गई और प्रत्युत्तर में शोभा के गालों पर पड़े एक जोर के थप्पड़ ने उसे चारों खाने चित्त कर दिया। उस झन्न की आवाज़ और बिजली के तरंगों की तरह एक जोर के झटके ने उसके पूरे शरीर में कंपन सा पैदा कर दिया। वह उन क्षणों में एकाएक घटे उस अनपेक्षित घटना से स्तब्ध थी और गालों पर हाथ रख पवन की ओर एकटक देखती रही। इस बीच बिट्टू, जो बड़ी देर से उनके बीच के अनबन को देख रहा था, मम्मी के आंचल में सहमा सा आकर रोते हुए सिमट गया। वह डर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और कहने लगा, पापा मत मारो मम्मी को। वैसे ये सब पहली बार नहीं हुआ था और ना ही इस तरह की हाथापाई शोभा के लिए कोई नई घटना ही थी। यही नहीं, उसकी इस तरह की पीड़ा पर नन्हे से बिट्टू का करुण क्रंदन भी दोनों के लिए किसी तरह का अचरज का विषय नहीं था। वह रोज इस तरह की पवन की हरकतों को देख विचलित हो रोया करता और शोभा उसे पुचकारते हुए अपनी गोद में लेकर उन पलों में उसे बहलाने की कोशिश किया करती। पवन की इस तरह की हरकतों को देख बिट्टू हर बार पूछा करता, मम्मी पापा आपको क्यों मारते हैं? और हर बार वह उसके इस अनुत्तरित सवालों के जवाब में उसे क्षण भर अपलक शांत हो देखती और फिर उसे चूमते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेर उसके साथ लिपट जाया करती। बिट्टू का बाल मन उसके इस मौन उत्तर से भले ही संतुष्ट ना होता रहा हो, पर वह मम्मी मुस्कुराहट के समुंदर में स्वयं को पूरी तरह समाहित कर अपने प्रश्न सहित स्वयं का अस्तित्व सदैव थोड़ी देर के लिए इन क्षणों में भूल जाया करता। ऐसे किसी वेदना के क्षणों में संतान का निश्चल प्यार किसी भी स्त्री के लिए दैवी वरदान से कम नहीं हुआ करता। यदि एकल परिवार की भागती दौड़ती संस्कृति के बीच बच्चे वृद्धावस्था में अपने माता पिता के लाठी का सहारा ना भी बने, तो भी इस तरह के अवसरों पर अपने बाल सुलभ हरकतों एवं निश्चल प्यार से माँ के कोख से जन्म लेने का कर्ज चुका ही दिया करते हैं। एक माँ को संतान की लालसा शायद ऐसे ही किन्हीं अवसरों के लिए ज़्यादा हुआ करती है। वास्तव में संतान के रूप में एक स्त्री को अपने दोस्त, रक्षक और एक ऐसे हमदर्द की तलाश होती है जो एक पति के रूप में कहीं ना कहीं अधूरी छूट जाती है। बिट्टू अभी तक सिसक रहा था। शोभा उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, किंतु
उसके बार बार आंसू पोंछने और उसकी ममता के बीच पीड़ा से सहमा हुआ वह नन्हा सा बालक उसके गले से लिपटा हुआ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। शोभा ने बेटे को पुचकारते हुए उसी की बोली में तुतलाते हुए कहा, क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? इस तरह नहीं रोते। अच्छे बच्चे इस तरह आंसू नहीं बहाया करते। ठीक है? ऐसा कहते हुए उसे वह गोद में उठा प्यार करने लगी। थोड़ी देर में बिट्टू शांत हो गया और उससे कहने लगा, मम्मी मम्मी। शोभा ने कहा, क्या हुआ? मम्मी जी, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पापा को मारूंगा, आप रोना मत। मम्मी, मुझे भी पापा जितना बड़ा कर दो ना। वह उस दिन अपने बेटे के बाल मन में छिपे पिता के प्रति आक्रोश को देखकर क्षण भर को सहम सी गई। उसे डर सा लगने लगा। वह यह सोच घबराने लगी कि कहीं रोज की अनबन उसके बाल मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालने लगे। बिट्टू को पुचकारते हुए उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मम्मी से गलती हो जाती है, इसलिए पापा गुस्सा हो जाते हैं। उसके नन्हे से कंधों पर हाथ रख वो उसके प्रति अपने वात्सल्य का प्रदर्शन करते हुए उसी की भाषा में समझाते हुए कहने लगी, देखिए, जब आप गलती करते हैं तो मम्मी जी आपको डांटा करती है ना, ठीक वैसे ही मम्मी से भी गलती होती है। फिर पापा के प्रति गुस्सा क्यों? पापा सबसे अच्छे इंसान हैं। बिट्टू के लिए चॉकलेट लाते हैं, ढेर सारे खिलौने लाते हैं। बोलो, है ना? बिट्टू उसके शब्द जाल में उलझ जाता और वह उसके मन में किसी तरह पनपने वाले पिता के प्रति क्रोध व प्रतिशोध के बीज को अंकुरित होने से बचा पाने में हर बार सफल हो जाया करती। वह इस तरह के झगड़े और जुल्म को इस उम्मीद के साथ हर बार सहा करती कि शायद शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने का उसका यह आखिरी दिन हो, और वह आखिरी दिन उसके लिए सदैव ही आखिरी बनकर कुछ कदम दूर रूठ कर खड़ी हो जाया करता। वह हर रात इस उम्मीद के साथ पलंग पर इन वाद विवादों और आंतरिक असह्य पीड़ा को अंतर्मन में समेट सो जाया करती कि इन आने वाली प्रातः की बेला सूर्योदय के साथ उसके लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। लेकिन उस क्रूर आश को ना तो कभी उस पर दया आई और ना ही उसके निर्लज्ज धैर्य ने कभी उसका दामन छोड़ा। वह पवन को ऑफिस भेजकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। शीशे के सामने बैठ आंखों के नीचे सूखे हुए आंसुओं की बूंदों को रुमाल से पोंछने की कोशिश के बीच उसका ध्यान गाल पर पड़े उंगलियों के निशान की ओर अनायासी चला गया, और तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधनों के लेप लगाने के बाद भी वह उसे ढक पाने में नाकामयाब रही। उसके गालों पर उभरे हुए लाल खून के निशान, जो धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो रही थी, घर की पूरी कहानी खुद ब खुद बयां करने के लिए काफ़ी थी। और ऐसी व्यथाओं को प्रतिबिंबित करती किसी स्मृति चिन्ह के रूप में इस निशान के साथ ऑफिस तक जाना उसके लिए उस दिन संभव न हो सका। लिहाजा उसने छुट्टी के लिए आवेदन भेज दिया। बिस्तर पर पड़े हुए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। वह याद कर रही थी उन दिनों को जब वह पवन के लिए सब कुछ हुआ करती थी। उसके हर एक शब्द उन्हें मोतियों की तरह लगा करते थे। मात्र कुछ एक पंक्तियों के सृजन पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कमरा गूंजने लगता था। लेकिन अब शादी को 5 साल हो गए थे और पुरुष का मन किसी स्त्री और ऐश्वर्य पर बहुत दिनों तक टिका नहीं रहता। वास्तव में पुरुष का बदलता हुआ चेहरा नए नए रूप में रोज सामने आता है, जिसे किसी भी स्त्री के लिए समझ पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता है। पुरुष स्वयं को जितना सहज प्रदर्शित करता है वह वास्तव में होता नहीं है, और स्त्री को समाज के पहरेदार जितना कठिन समझते हैं वे सदैव उसके विपरीत हुआ करती है। स्त्री और पुरुष में शायद यही अंतर हुआ करता है। अभी वह इसी उधेड़-बुन में खोई हुई थी कि तभी अचानक माँ का फ़ोन आ गया। माँ ने कहा, शोभा, मैं आज कुछ ज़रूरी काम से लखनऊ आ रही हूँ। बेटी, सोच रही हूँ आज रात तुम्हारे यहाँ रुकूंगी। तुम लेने स्टेशन आ जाओ, शाम 6 बजे के आसपास ट्रेन वहाँ पहुँचेगी। इतना सुनना था कि शोभा के होश ही गायब हो गए। वो कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं थी। हालात उस समय ऐसे नहीं थे कि वह माँ को उस कड़वे स्मृति चिन्ह के साथ सामना कर पाती। उसने माँ से झूठ बोलते हुए कहा, माँ, आज रात हम पवन के साथ उनके ऑफिस पार्टी में जा रहे हैं। तुम छोटे भाई सुधीर के यहाँ आज रुक जाओ, कल सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगी।
माँ ने कहा, बेटा सुधीर तो पहले ही लखनऊ से बाहर है, तुम चाबी पड़ोसी के हाथ छोड़ जाओ, मैं घर में अकेले रुक जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इस तरह के असमंजस भरे क्षण किसी धर्म संकट से कम नहीं हुआ करते। यदि झूठ को छिपाना इन क्षणों में कठिन होता है, तो सच को बयां करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हुआ करता है। वो जानती है कि पवन के इस तरह के दुर्गुणों को छिपाकर झूठ की नींव पर बहुत दिनों तक संतोष की इमारत खड़ी नहीं रखी जा सकती, लेकिन वह यह भी समझती है कि इससे लोगों की नज़रों में उसके पति की प्रतिष्ठा को यदि एक बार आँच पहुँची तो उसकी पुनः प्राप्ति में काफ़ी वक्त लगेगा। उसे माँ की सेहत को भी ध्यान में रखना होता है। वह यह अच्छी तरह से जानती है कि उसका छोटे से छोटा दुख माँ को अंदर तक खोखला कर देगा। न चाहते हुए भी हाँ कहने के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने माँ से कहा, ठीक है माँ, आप स्टेशन पर इंतज़ार करना, मैं आपको लेने आऊँगी। थोड़ी देर में पवन भी ऑफिस से आ गया, किंतु उसे घर में ही पड़ा देख अपने चिर परिचित कुटिल मुस्कुराहट से व्यंग लहजे में कहा, अच्छा, तो आज महारानी जी ऑफिस नहीं गई हैं? क्या घर की दीवारों से दर्द बांटने का इरादा हो गया था, या फिर इन्हीं गमों के बीच कोई नई कविता उमड़ पड़ी? उसने एक चाय का कप टेबल पर रखते हुए पवन से आग्रह भरे लहजे में कहा, देखो पवन, मैं किसी झगड़े को अनावश्यक जन्म नहीं देना चाहती। माँ का फ़ोन आया था, वे आज घर आ रही हैं। प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना जिससे माँ को यह सब पता चले। अच्छा, तो माँ को भी यह सब खबर हो गई है? पवन, वे अपने कुछ काम से आ रही हैं। मैं इतनी कायर और डरपोक औरत नहीं हूँ कि अपने पारिवारिक विवादों में मायके वालों को घसीटूं, और फिर अभी मुझ में तुम्हारे जुल्मों से निपटने की ताकत बची हुई है। वह थोड़ी देर में माँ को लेकर स्टेशन से घर आ गई। वे थकी हुई थी, उन्हें उबासी आ रही थी। वे कह रही थी, बेटा ट्रेन में बहुत भीड़ थी। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? पवन कैसा है? और मेरा लाडला बिट्टू? माँ, हम सब ठीक हैं। पवन कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तभी माँ की नज़र शोभा के गालों पर पड़ गई। उनके चेहरे से जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी। माँ ने आश्चर्य भरे लहजे में कहा, शोभा, तेरे गालों पर उंगलियों के निशान? कहीं पवन से कुछ अनबन तो नहीं हो गई? अरे नहीं माँ, आप तो खामखा कुछ भी चिंता करने लगती हो। ये तुम्हारा लाडला बिट्टू है ना, बहुत ज़िद्दी है। माँ, कल अपने नाखून से मेरे गालों में खरोच दिया। बहुत बिगड़ रहा है। क्या करूँ, आप ही बताओ ना। इसी बीच बिट्टू कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। शोभा ने उसे बहलाते हुए गोद में उठा लिया और चॉकलेट थमाते हुए कहा, जाओ आप खेलो, नानी जी आपके लिए ढेर सारा चॉकलेट लाई हैं। शोभा, मुझे सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा बेटी, सच सच बताओ, पवन ने कुछ किया है क्या? शोभा ने चेहरे पर बनावटी हंसी का आवरण ओढ़ते हुए कहा, पवन, सुनते हो, माँ को समझाओ भाई। मेरी बातों में यकीन नहीं है माँ को। वे मानने को ही तैयार नहीं है कि गालों पर खरोच इस लाडले का काम है। पवन को तो जैसे उसके इस झूठ से एक प्रकार का सुरक्षा कवच मिल गया। अपने दोहरे पुरुषगत चरित्र का प्रदर्शन करते हुए वह कहने लगा, हाँ माँ, शोभा ठीक कह रही है, बिट्टू बहुत जिद्दी हो गया है। पता नहीं प्राचीन समय में स्त्रियों के चरित्र पर इतनी उंगलियां क्यों उठाई गई, जबकि कुछ पुरुष सदैव दोहरे चरित्र में जीते हैं। वे जितने जटिल होते हैं उतने ही सरल स्वरूप का मुखौटा लगाते हैं। वे हमेशा ही स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करने की आकांक्षा रखते हैं। बचपन में बेटे के रूप में, युवावस्था में एक छलिए प्रेमी के रूप में, तथा शादी के उपरांत एक ऐसे शोषक के रूप में जो नित नए वेश बदलकर सामने आता है। सच तो यह है कि कुछ पुरुष तो समाज का एक ऐसा कृतज्ञ चरित्र है जो अपनी जन्म देने वाली माँ को भी बुढ़ापे में बोझ समझने लगते हैं, और जो चरित्र अपनी जननी का ना हो सका, उससे भला कोई स्त्री क्या उम्मीद कर सकती है। कम से कम स्त्रियां तो इस मामले में अवश्य श्रेष्ठ होती हैं कि वे बहुत दूर रहकर भी माँ के प्रति अपने प्यार, अपनापन और लगाव को अंत तक जिंदा रख कोख का कर्ज आखिर तक चुका ही देती हैं। इसी तरह दिन, महीनों और सालों में बीतते गए, पर शोभा ने तानों
और उल्हानों के बीच कभी लिखना नहीं छोड़ा। उसकी मेहनत रंग लाती गई और अब उसकी कविताओं के चर्चे अंतर्जाल से निकलकर साहित्य के यथार्थ धरातल पर भी होने लगी थी। कविताएं उसकी पहचान बनने लगी थी, या यूं कह लें कि कुछ कविताओं की पहचान ही उससे होने लगी थी। और एक शोषित नारी की व्यथाओं के बेहतरीन चित्रण के लिए शोभा को जाना जाने लगा था। अब तो वह कुछ कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी थी। एक कवित्री के रूप में साहित्य जगत में उसकी पहचान ने सुधीर के पुरुषोचित दंभ को आहत करना शुरू कर दिया था। वह हर बार उसे इस तरह के सम्मेलनों में जाने से रोका करता, उसके साहित्य सृजन पर सभी तरह के रोड़े अटकाया करता, लेकिन वह तो उस अविरल प्रवाहमान सरिता की तरह माँ शारदा के कर कमलों से प्रस्फुट हो चुकी थी, जिसे रोक पाना अब सुधीर के बस की बात नहीं थी। सभी तरह के रुकावटों के बाद भी शोभा ने लिखना नहीं छोड़ा। वह बिना फल की चिंता किए सिर्फ लिखती रही और इस तरह बीते सालों में उसने दर्जन भर से अधिक रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को प्रदान की। समय की सुइयां अपने निर्बाध गति से चलती रही। अब तो धीरे धीरे पवन की पहचान भी उसके पति के रूप में होने लगी थी। कई मौकों पर दूसरों के मुंह से उसकी प्रशंसा सुन पवन को अब उसमें खूबियां नजर आने लगी थी। साहित्य जगत में गहरी होती शोभा की पैठ और बनती हुई एक अलग पहचान ने पवन के सोच की दिशा में थोड़ा परिवर्तन शुरू कर दिया था। वह कई मौकों पर अब उसकी प्रशंसा किया करता, लेकिन अब शोभा को उसके इस प्रशंसा की शायद ज़रूरत ही नहीं थी। पुरुष और स्त्री में शायद यही मूल अंतर होता है। एक स्त्री अपने पति की प्रतिभा को सबसे पहले पहचानती है और एक पुरुष अपनी पत्नी की खूबियों की तब कद्र करना शुरू करता है जब उसे इतने प्रशंसक मिल चुके होते हैं कि उसे अपने पति की सराहना की कदाचित ज़रूरत ही नहीं होती। रात के 9 बज रहे थे। वो पिछले एक हफ्ते से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। टीवी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो रही थी। पवन भी खाने की टेबल पर बैठा हुआ न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ देखना उसकी आदतों में शुमार नहीं था, लेकिन पवन के साथ बैठकर देखना उसकी मजबूरी होती थी। अभी पुरस्कारों की घोषणा शुरू ही हुई थी कि अचानक बिजली चली गई। उसे अच्छा लगा, थोड़ी शांति महसूस हुई और वह चादर ढककर सो गई। अचानक फ़ोन पर शोभा के एक परिचित दोस्त, जिसे वह अपने एक प्रबुद्ध पाठक के रूप में देखती थी, का फ़ोन आया। उसने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जिन लेखकों व कवियत्रियों के नाम की घोषणा अभी अभी की गई है, उसमें शोभा का नाम भी है। वह पलंग से उछल पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे तो हर एक साहित्यकार स्वतः सुखाय के रूप में साहित्य की पूजा करता है, किंतु इस तरह के पुरस्कार न केवल उसके मनोबल को बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी इस साधना को पूर्णतः प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक विवाहित स्त्री माँ बनने के बाद स्वयं को एक पूर्ण स्त्री के रूप में अनुभव करती है। पवन ने उसे बधाई देते हुए अपनी बाहों में समेट लिया, किंतु आज वे बाहें उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। वह जिस बाहों में आलिंगन भर कभी स्वर्ग सा सुख महसूस किया करती थी और जहाँ सिमट जाने पलों को लम्हों की तरह गिना करती, आज उससे अलग होने को वह जैसे छटपटा रही थी। उसने उसे अपने आलिंगन से मुक्त करते हुए कहा, शोभा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कद्र ना कर सका। तुम एक महान कवित्री और रचनाकार हो, ये तुमने आज साबित कर दिया। वह चुप थी। बोलने के लिए उसके पास भला कोई शब्द क्या हो सकते थे। फिर भी अतीत के वे दर्द बार बार उसे उद्वेलित कर रही थी। पवन ने फिर से कहा, शोभा, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? कौतूहल से उसकी नज़रें उसकी और टकटकी लगाए देख रही थी। शोभा ने कहा, पवन, तुमने बहुत देर कर दी। मेरे शब्दकोश में अब क्षमा शब्द बचा ही नहीं है। तुमने तो मेरा सब कुछ खाली कर दिया। मेरे अंदर की भावना कुम्हला सी गई है। अतृप्त प्यार आंसुओं के साथ बाहर निकल कोरों पर सूख गई। मेरा पल पल घुटता असहाय जीवन तुम्हारी आस लिए अंत तक सिसकता रहा, पर तुम्हें कभी मुझ पर दया नहीं आई। पवन, मैं अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से समाज के आईने के रूप में साहित्य जगत को परोसती रही। अपनी व्यथा को कविता का माध्यम बना लोगों के साथ बांट
उनकी प्रशंसा के चंद शब्दों के सहारे जीती रही, पर तुमने कभी मुझे पलटकर नहीं देखा। तुम्हारी बेरुखी मुझे हर पल, हर क्षण तड़पाती रही। मेरा घुटता जीवन मेरे शब्दों में प्रतिबिंबित होता रहा, पर तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। बताओ ना पवन, मैंने तुम्हारे प्यार पाने का क्या क्या जतन नहीं किया। इतने निष्ठुर ना बनो प्लीज। शोभा, मुझे माफ कर दो, पवन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चलो पवन, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें माफ भी कर दूं, तो क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ कर देगी? तुम्हारे वे निष्ठुर हाथ जो कभी मेरे शरीर पर चिन्ह छोड़ गौरव की अनुभूति करते थे, क्या उन्हें मुझे आलिंगन में लेते हुए लाज न आएगी? तुम कैसे हो पवन? तुमने मुझे जीवन भर इतना सताया है कि अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। हाड़ मांस के इस शरीर पर अंदर से घुन-सा लग गया है। पवन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? पवन कातर नज़र से उसे देखता रहा। 1 हफ्ते बाद आयोजित होने वाले पुरस्कार ग्रहण समारोह हेतु उसे आमंत्रण मिल चुका था। स्त्री का हृदय बहुत विशाल और धनी होता है। वह चाहे जितनी कंगाल हो जाए, पर क्षमा से भरा उसका कोष कभी खाली नहीं होता। भले ही अपने जीवन काल में उसे क्षमादान औरों से कदाचित ही मिल पाती हो, लेकिन वह स्वयं जीवन के अंत तक सबको क्षमा करती है। शैशव में भाई की हठ धर्मिता से लेकर एक पुरुष की बेवफाई और पति की बेरुखी तक सबको सिर्फ क्षमा ही तो करती है। शोभा ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए कहा। पवन, पुरस्कार ग्रहण करने तुम चले जाओ। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण होगा। जो पुरस्कार मेरी पूजा और साधना के परिणाम के रूप में आज मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे तुम्हारे हाथों प्राप्त करते हुए मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं तुम्हें आज एहसास भी कराना चाहती हूँ कि उस प्रशस्ति पत्र और छोटे से पुरस्कार जिसमें माँ सरस्वती विराजती है को प्राप्त करते हुए कैसा अनुभव होता है। कोई साहित्यकार कैसे शून्य से उकेर कर किन्हीं पंक्तियों को कोई स्वरूप प्रदान करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह सुनार एक सोने के एक अनगढ़ टुकड़े को आभूषण का रूप देता है। नहीं शोभा, हम दोनों साथ चलेंगे। शोभा ने कहा। नहीं पवन, मैं नहीं जा सकूंगी। वह पवन के साथ पुरस्कार ग्रहण करने नहीं जाना चाहती थी। औरत के स्वभाव के साथ एक विचित्रता होती है कि वह किसी व्यक्ति को उसके किए गए अपराध के लिए क्षमा कर भी देती तो भी पुनः उसे वह स्थान कभी नहीं देती। एक बार नज़रों से गिरे इंसान को फिर से वही दर्जा देना औरत की फितरत में शायद होता ही नहीं है। शोभा आज पवन को पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर एक और जहां उसे क्षमा करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसे समारोह में अकेले भेज उसके जीवन भर उसके साथ किए गए जुल्म की सजा भी देना चाहती थी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वह देख रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब पुरस्कार वितरण समारोह में उसका नाम पुकारा गया, तो वह गर्व से अभिभूत हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह देख पा रही थी कि किस तरह कार्यक्रम के संचालक ने उसका नाम पुकारते हुए कहा, शोभा जी का पुरस्कार ग्रहण करने उनके पति मिस्टर पवन शर्मा जी आए हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। पवन गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वह दोनों हाथों को हिलाता हुआ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। वह उन क्षणों में बड़ा गौरवान्वित था। वह इसी दिन की आस में आज तक बैठी थी। आज जहां उसकी साधना का फल उसे मिल चुका है, वहीं उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी थी। उसने आज पुरुष दंभ को औरत के कद का एहसास कराया था। वह दुनिया को बताने में आज यह कामयाब थी कि एक औरत किस तरह सभी तरह की प्रताड़नाओं को झेलती हुई अपने मूल्य और आदर्शों के बीच अपने शौक को भी मंजिल प्रदान करने में कामयाब रहती है। उसने सूटकेस में अपना सारा सामान पैक कर लिया था। आज वह अपने बेटे के साथ उस गुमनाम यात्रा पर निकल जाना चाहती थी जहां उसे पहचानने वाला कोई ना हो। पवन को बस केवल यहीं तक क्षमा करना चाहती थी और उसके साथ इस रिश्ते को इसी मोड़ पर लाकर आज विराम भी देना चाहती थी। उसे किसी चलचित्र में कही गई वे पंक्तियां याद आ रही थी जिसमें किसी ने कहा था कि यदि किसी रिश्ते को बहुत दूर तक ले जाना संभव ना हो तो उसे किसी खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ देना चाहिए, और उसके लिए इससे खूबसूरत कोई मोड़ हो ही नहीं सकता था। शोभा ने एक पत्र लिखा और उसे वहीं टेबल पर छोड़ चाबी पड़ोस के यहाँ देकर चली गई। पवन जब पुरस्कार लेकर घर आया
तो वह टेबल पर पड़े पत्र पत्र को पढ़ अवाक हो वह अनंत आकाश में शून्य को निहारता रहा। पत्र में शोभा ने लिखा था, पवन, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, किंतु मैं आज तुम्हें छोड़कर उस अनंत यात्रा के लिए निकल पड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे इस जन्म में दोबारा नहीं पा सकोगे। कुछ व्यक्तियों को किसी के महत्व का एहसास उसे खोकर होता है। पवन, कदाचित तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। तुम खुश रहो और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अलविदा।